अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज काफ़ी देर के बाद लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। काफ़ी अरसे से मुझे कहा जा रहा था कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर कुछ लेक्चर जो हैं वो डिलीवर किए जाएं। और उसकी जो एक रीज़न है वो ये कि आजकल पाकिस्तान के बीच में ADR जो है वो एक इमर्जिंग ट्रेंड है लीगल फर्टर्निटी के बीच में, और पर्टिकुलरली ऑन द जुडिशल साइड, जहाँ पे एट एवरी लेवल ऑफ द कोर्ट बहुत सारा जो एक बैकलॉग है वो आ चुका हुआ है केसेस का, ऑल द वे फ्रॉम लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। और ये चीज़ अब खुल के सामने आना शुरू हो गई है कि अब कोर्ट्स के पास इतनी शायद अहलियत नहीं है कि वो इन सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सकें इन अ टाइमली मैनर। तो इसलिए कोर्ट का भी एक जो रुझान है वो ये है, जुडिशल साइड पे भी जो रुझान पाया जाता है वो यही है कि इस बर्डन को शिफ्ट किया जाए टू अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो उसके लिए नए कवानीन जो हैं वो बनाए जा चुके हैं पाकिस्तान में, और ADR सेंटर्स जो हैं, सम ऑफ देम अंडर द पैट्रनेज ऑफ हाई कोर्ट्स, और सम प्राइवेट ADR सेंटर्स वो भी जो है वो कायम किए जा चुके हैं। माजी के बीच में उनको केसेस भी रेफ़र किए जाते रहे हैं, इस वक्त भी किए जा रहे हैं, और एक हद तक ADR के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका हुआ है। इसी रुझान को देखते हुए अब लॉयर्स के बीच में और इवन नॉन लॉयर्स के बीच में, बिज़नेस कम्युनिटी के बीच में, और इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके बीच में भी ये एक रुझान है कि इस फील्ड का ये जो साइड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसमें जो है एक्सपर्टीज़ जो है वो ली जाए। तो मैंने उसके बाद फ़ैसला किया कि अब इसके ऊपर कुछ लेक्चर जो हैं वो दिए जाने चाहिए, ख़ास तौर पे उस क्लास के लिए जो कि बहुत महंगे इंस्टीट्यूशंस के बीच में जाके इसका नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर सकते। वो थ्रू वीडियो लेक्चर्स दे आर एबल टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग of ADR system, that what is ADR, what are the basics of it, and how does it work. तो आज हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ जनरल टॉपिक विच इज़ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसके 3 लेवल हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑन विच अ डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व्ड। जो सबसे पहला लेवल है इसका, दैट इज़ कॉल्ड एज पावर लेवल। पावर लेवल इज़ माइट इज़ राइट। ये वो वाला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है जो कि सिविलाइज्ड सोसाइटी के बीच में एक अनएक्सेप्टेबल मेथड है। गो के पास्ट के बीच में, व्हेन द सिविलाइजेशंस वर येट नॉट सो मैच्योर, ये तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाता था कि जहाँ पे जो ताकतवर है वो ताकत के ज़ोर पे कमज़ोर के ऊपर जो है वो तसल्लुत हासिल करता, और फिर उसके हकूक़ का ख्याल किए बगैर जो कुछ दूसरे अब जो भी उनके मामलात हैं उसके बीच में जो भी फ़ायदा उठाना चाहता है वो उसमें फ़ायदा उठाता है। आज के दौर में भी देखें तो जिन इलाक़ों के बीच में तहज़ीब आपको कुछ अभी मैच्योर नज़र नहीं आएगी, जहाँ पे आपको लगेगा अभी तहज़ीब यहाँ पे कामिल नहीं हुई है, वहाँ पे भी आपको ये तरीक़ाकार अभी भी इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ dispute resolution in which the powerful person snubs the weaker and takes everything what that powerful person wants from the other. लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कानून जो है वो लागू होता है और जहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, ऐसी सोसाइटी के बीच में माइट इज़ राइट या पावर लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो एक्सरसाइज नहीं होता। दूसरा जो लेवल है दैट इज़ कॉल्ड एज राइट्स लेवल। राइट्स लेवल वो वाला लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कि जिसमें थर्ड पर्सन डिटर्मन्स द राइट्स बिटवीन द डिस्प्यूटिंग पार्टीज़, कि दो पार्टीज़ के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ और उनका जो पर्पस है वो ये है कि दिस शुड बी समवन
who by applying the relevant law decides our respective rights. And after those rights are decided, parties take their own course. जो भी उस उन डिस्प्यूटिंग पार्टीज में जो भी जिसके राइट्स हैं वो उसको मिल जाए, जो जिसकी ऑब्लिगेशंस हैं वो दूसरी की तरफ उसको उनको परफॉर्म कर दें. ये जो लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ कोर्ट सिस्टम. हमारा जो कोर्ट सिस्टम है उसके बीच में एक जो जज ऑफ द कोर्ट है उसके सामने जब दो पार्टीज़ आती हैं तो वो उन दोनों को सुनने के बाद, उन दोनों की एविडेंस को देखने के बाद और उस पे उनको मुकम्मल तौर पे वजाहत करने का एक मौका देने के बाद जज कानून को लागू करता है. और उस कानून की रोशनी में फिर वो ये फ़ैसला करता है कि कौन सी पार्टी का क्या फ़ॉल्ट है और उसके मुताबिक कौन सी पार्टी के क्या हकूक़ हैं और क्या उसकी जो है दूसरी की तरफ जो लाइबिलिटीज़ हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड एज राइट्स लेवल. और कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं होता कि वो कानून से हट के पार्टीज़ का कोई फ़ैसला कर सके. चाहे कोर्ट को ये लगे कि ये जो फ़ैसला किया जा रहा है इसके अलावा कोई और ऐसा फ़ैसला ज़रूर हो सकता है जो पार्टीज़ के ज़्यादा फ़ायदे में हो, लेकिन कोर्ट के पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं होता कि वो कानून से हट के पार्टीज़ के फ़ायदे को देख सके. कोर्ट के हाथ बंधे हुए होते हैं कानून की एक रस्सी के साथ, और कानून जो है वो जज जो है वो ऐन उस कानून की रोशनी में फ़ैसला करने का पाबंद है. और अगर वो कानून की रोशनी में फ़ैसला नहीं करेगा, किसी एक पार्टी को कोई एडवांटेज देने की कोशिश करेगा या दोनों पार्टीज़ को इवन कानून से हट के कोई एडवांटेज देने की कोशिश करेगा, तो वो एक जवाज़ पैदा कर देगा उसके फ़ैसले को हायर फोरम पे चैलेंज करने का कि जज साहब ने जो फ़ैसला किया है वो कानून के मुताबिक जो है वो ठीक फ़ैसला नहीं है. कानून के मुताबिक हकूक़ कुछ और बनते थे, जज साहब ने कुछ और हकूक़ जो हैं वो अता किए हैं. तो इसलिए ये राइट्स लेवल है जिसके बीच में पार्टीज़ जो हैं उनकी ख्वाहिश ही ये होती है कि हम अपने अपने रिस्पेक्टिव राइट्स को ब्लैक एंड वाइट के बीच में रिकग्नाइज़ कर सकें और उसके बाद फिर हम उन जो है कोर्ट की मदद से उन हकूक़ को हासिल कर सकें. उसके बाद जो तीसरा लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरेस्ट लेवल. ये जो इंटरेस्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसमें पार्टीज़ अपने राइट्स को परसू नहीं करती हैं. एक डिस्प्यूट अराइज हो गया बिटवीन द पार्टीज़. ज़ाहिर है जब डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो सर्टेनली किसी एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के राइट्स को इन्फ्रिंज ज़रूर किया. डिस्प्यूट वहीं पे अराइज होगा जहाँ पे राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होगी फ्रॉम वन साइड टुवर्ड्स द अदर. तो लेकिन जो इंटरेस्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसमें राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट के बाद पार्टीज़ ये नहीं देखती हैं कि अब हकूक़ इसके बीच में इसके क्या बनते हैं और वो किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं. इंटरेस्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बीच में पार्टीज़ ये देखती हैं कि इस डिस्प्यूट के अराइज होने के बाद अब जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें फ़ायदा किस में एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा लाहे अमल है कि जिसको अपनाने से जो पीछे होने वाला नुकसान है वो उसका अजाला भी हो जाए और वो जो नुकसान का अजाला है वो कि मज़ीद किसी नुकसान के बीच में कि मज़ीद किसी नुकसान को तश्कील ना दे. एक मिसाल देता हूँ. दो पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है सेल ऑफ गुड्स का जिसमें वन पार्टी हैज़ टू डिलीवर गुड्स टू द अदर, और जो सेलर है जिसने गुड्स को डिलीवर करना है वो इन द डिलीवरी ऑफ गुड्स कमिट सम सॉर्ट ऑफ ब्रीच. फॉर एग्जांपल वो डिलीवरी के बीच में डिले कर देता है या गुड्स उस क्वालिटी की गुड्स जो है वो शिप नहीं करता, उस क्वालिटी की गुड्स नहीं भेजता जो क्वालिटी उससे रिक्वायर की गई थी, या किसी भी और तरह से कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कमिट करता है. तो जहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा यकीनन वो दूसरी पार्टी को इस चीज़ का हक देगा कि वो उससे डैमेजेस क्लेम कर सके. और अगर ब्रीच कोई ज़्यादा सीरियस नोयत की है
तो रिप्यूडिएट भी किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। तो लिहाजा एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ रेमेडी इन फेवर ऑफ द अदर पार्टी। अच्छा, अब अगर वही दो पार्टीज जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशनशिप के बीच में हैं, अगर उनमें से जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसके अगेंस्ट में वो ब्रीच कमिट की हुई है, अगर वो कोर्ट में चली जाए और कोर्ट में जाके सिविल सूट फाइल करे और हर्जाना जो है वो मांगे और वो फाइनली उस हर्जाने को हासिल करने में कामयाब भी हो जाए अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच, तो जो सबसे बड़ा इस फ़ायदे के साथ जो एक अग्रीव्ड पार्टी ने हासिल कर लिया इन द फॉर्म ऑफ रिकवरिंग डैमेजेस फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच, इसका यही फ़ायदा किस नुकसान को तश्कील देगा? इस नुकसान को वो जन्म देगा कि उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान में जो फ्यूचर उनका एक रिलेशनशिप है वो स्पॉइल हो जाएगा। दे विल नॉट बी विलिंग टू डू बिजनेस विद ईच अदर एनी मोर। तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व तो हो गया, पार्टीज़ को उनके हकूक़ तो मिल गए। जिस पार्टी ने ब्रीच किया था दैट पार्टी वाज अकॉर्डिंगली पनिश्ड, और जिस पार्टी के अगेंस्ट में ब्रीच हुआ था, जो अग्रीव्ड पार्टी थी, उसका जो नुकसान था दैट वाज कॉम्पनसेटेड at the cost of the party in breach। तो हकूक़ तो मिल गए, लेकिन नुकसान क्या हुआ? नुकसान यह हुआ कि फ्यूचर बिजनेस ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है कि इससे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का कोई ऐसा तरीका भी हो सकता था कि जिसके ज़रिए से पार्टी जो है जिसका नुकसान हुआ उसका नुकसान का अजाला भी हो जाए, लेकिन वो रिलेशनशिप भी स्पॉइल ना हो, वो इस कॉस्ट पे अजाला ना हो कि उनका रिलेशनशिप जो है वो जो है उसमें वो ख़राब हो जाए फॉर गुड। तो अब वो जो लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरेस्ट लेवल, जहाँ पे पार्टीज़ ये देखती हैं कि अब डिस्प्यूट जो अराइज होना था वो तो हो चुका, अब इसके बाद में ऐसा सोल्यूशन इसके बीच में क्या है कि जिससे नुकसान का अजाला भी हो जाए और मज़ीद किसी नुकसान का सामना भी ना करना पड़े। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बीच में पार्टीज़ के पास एक पूरी ऑटोनॉमी होती है। पार्टीज़ उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के बीच में एक गिरफ्त रखे हुए होती हैं कि जहाँ पे जो सलूशन उनको खुद से आपस में लगता है कि ये बेहतरीन हमारे लिए सलूशन है इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने का, उस सलूशन के ऊपर इत्तेफाक कर लेती हैं और उस सलूशन को इत्तेफाक करने के बाद वो उसको ब्लैक एंड वाइट में एक एग्रीमेंट या सेटलमेंट की फॉर्म के बीच में उसको नोट डाउन कर लेती हैं। और अब पाकिस्तान के बीच में ऐसे कवानीन आ गए हैं कि जिनके ज़रिए से उस सेटलमेंट को बाद में अदालत के सामने अदालत के बीच में जमा करवाया जा सकता है और अदालत से उसके ऊपर एक स्टैंप जो है वो ली जा सकती है, ताकि जो फाइनल सेटलमेंट है जो दोनों पार्टीज़ ने अपनी रजामंदी से किया है, उनमें से कोई एक पार्टी बाद में उसे डिविएट ना करे। तो जो नतीजा इस डिस्कशन में से हमने निकाला वो ये कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इसके बीच में पार्टीज़ का जो सबसे बड़ा जो मोटो होता है वो होता है टू सिक्योर देयर बेस्ट इंटरेस्ट्स, और उसके साथ में इन ऑर्डर टू डू दैट जो कानून है उसका वो सारे के सारे प्रोसेस को पार्टीज़ के अपने हाथ में दे देता है कि पार्टीज़ खुद से ये देखें, खुद से सॉल्यूशंस प्रपोज करें, खुद से ही उसके बीच में वो ये देखें कि दूसरी पार्टी जो क्रॉस सॉल्यूशंस जो है वो प्रपोज करे। हाँ, अगर इफ़ दैट ADR इज़ अंडर वे विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी सच एज अ मीडिएटर और रिकन्सिलिएटर, तो ऐसी सूरत के बीच में वो जो मीडिएटर रिकन्सिलिएटर है वो अपनी तरफ से भी सॉल्यूशंस पार्टीज़ को प्रपोज कर सकता है, लेकिन वो इम्पोज नहीं कर सकता। वो प्रपोज कर सकता है लेकिन इम्पोज नहीं कर सकता। तो अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द पार्टीज़ कि वो पार्टीज़ जो हैं उसके प्रपोज किए गए सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन एक दफ़ा एक्सेप्ट कर लेती हैं, सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, तो उसके बाद पार्टीज़ उस सेटलमेंट के साथ स्टिक करने पे पाबंद होती हैं। तो लिहाजा ये जो एक डिफरेंस है बिटवीन लिटिगेशन सिस्टम जिसके बीच में पार्टीज़ के पास कोई इख्तियार नहीं होता, सारे का सारे जो प्रोसीजर है वो कानून के बीच में लिखा गया होता है,
parties have to follow that procedure, court has to follow that procedure, और parties जो हैं उसमें किसी भी किस्म का कोई ऐसा सेटलमेंट भी नहीं कर सकती हैं कि जो अगेंस्ट जो विच इज़ नॉट एनविज्ड बाय लॉ। हाँ, एक कंसेंट डिक्री अगर पार्टीज़ चाहें कि उस पार्टीज़ ऐसी रजामंदी पे पहुंच गई हैं कि उनको लगता है कि उनका मसला रफा दफा हो गया, बाय द टाइम दैट इज़ नॉट अगेंस्ट द लॉ, तो कोर्ट उसके ऊपर कंसेंट डिक्री जो है वो पास कर देगी। तो दैट विल अगेन वंस अगेन विल बी टेकन एज अ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि पार्टीज ने आउट ऑफ द कोर्ट अपने मैटर को सेटल कर लिया है और उसके बाद कोर्ट से जो कंसेंट डिक्री उसके ऊपर जो है वो ले ली है। लेकिन अगर कोर्ट में जाने का जो असल पर्पज़ होता है पार्टीज़ का, वो तो सर्टेनली ये है कि पार्टीज़ वहाँ पे जाके अपने रिस्पेक्टिव राइट्स जो हैं वो वहाँ से हासिल कर सकें। दैट इज़ हाउ ADR system stands distinct from the court system, and that is how it seeks advantage over the court system when it comes to the autonomy of the parties to resolve their own dispute. तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर के बीच में आई एक्सप्लेन यू द डिफरेंट मोड्स ऑफ ADR, कि वो कौन कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए से ADR जो है वो कंडक्ट की जा सकती है, और उसके अलावा पार्टीज़ के उसके बीच में क्या रोल हो सकता है, क्या राइट्स होते हैं पार्टीज़ के। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।